सॉरी, पेशेंट हैज़ कम। आगे आगे बात करते हैं। तो हमने कहाँ छोड़ा था? जो हमारा माइंड है वो हमारी थॉट और स्थिरता के बीच में ऑसिलेट करता है। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम विचार में जाएंगे, माइंड को यूज़ करेंगे, और जब हम ज़रूरत नहीं होगी तो हम अपनी उस विशाल स्थिरता में वापस से स्थिर हो जाएंगे। नो माइंड इज़ कॉन्शियसनेस विदाउट थॉट। जो नो माइंड की स्टेट है वो कॉन्शियसनेस है बिना विचार के, यानी कि विचार शून्य स्थिति है। ओनली इन दैट वे इट इज़ पॉसिबल टू थिंक क्रिएटिवली। सिर्फ इसी तरीके से आप क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं, बिकॉज ओनली इन दैट वे डज थॉट हैव एनी रियल पावर। क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से थॉट के अंदर जो है एक पावर आती है, जब आप उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं कि आप उसमें जो इंटरनल डायलॉग्स हैं उसके अधीन नहीं होंगे, फ्री तरीके से विचार करेंगे उस चीज़ को लेके, तो आपको क्लियर सोल्यूशन भी मिलेगा और क्लियरली आप प्लान कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड बायस्ड नहीं होगा। थॉट अलोन व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर कनेक्टेड विद द मच वास्टर रियल ऑफ कॉन्शियसनेस क्विकली बिकम्स बैरन इंसेन डिस्ट्रक्टिवनेस। बिना कॉन्शियसनेस के अगर आप अपने विचार को यूज़ करते जाते हैं और तो आपके लिए वो विचार करना वैसा ही है जैसे एक पागल वाली अवस्था है। एक बंजर ज़मीन होती है जिसका कोई यूज़ नहीं होता, और वो जो विचार हैं वो आपके लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रक्शन में ही डाल देंगे आपको। द माइंड इज़ इसेंशियली सर्वाइवल मशीन। जो हमारा माइंड है वो ज़रूरी तौर पे हमारे सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। अटैक एंड डिफेंस अगेंस्ट अदर माइंड्स। इस माइंड के थ्रू हम दूसरों को अटैक करते हैं, डिफेंड करते हैं, इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। दिस इज़ वॉट इट इज़ गुड एट, बट इट इज़ नॉट एट ऑल क्रिएटिव। बस जो माइंड का इतना ही काम है जिसमें ये अच्छा है, लेकिन ये खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर सकता है। ये वही हमें बता सकता है जो उसके पास है, ठीक है, जिसमें क्या क्या है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उनको स्टोर करना, उसको एनालाइज करना, और अपने आप को डिफेंस में डालना कि हाँ ऐसे बात करूँगा तो फिर ऐसे रिएक्शन आएगा, ऐसे बोलूँगा तो उसके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो प्लानिंग का पार्ट होता है फाइट करते समय। लेकिन क्रिएटिविटी कहाँ है? क्रिएटिविटी कहीं भी नहीं है। ऑल ट्रू आर्टिस्ट वेदर दे नो इट और नॉट, जितने भी सच्चे आर्टिस्ट हुए हैं, कलाकार हुए हैं, वो चाहे इसे जानते हो या ना जानते हो, क्रिएट फ्रॉम ए प्लेस ऑफ नो माइंड। जब भी वो शून्य वाली स्थिति में होते हैं तभी कुछ अच्छा क्रिएट कर पाते हैं। एंड ये कहाँ से? अपने अंदर की जो इनर शांति वाली स्थिति है उससे। द माइंड देन गिव्स फॉर्म टू क्रिएटिव इम्पल्सेस। जो माइंड है तब उस क्रिएटिव जो अंदर से इम्पल्सेस आते हैं तब उनको एक शक्ल प्रदान कर पाता है या इंसाइट प्रदान कर पाता है। जब हम स्टिलनेस से में होते हैं तभी कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, तभी वो हकीकत में कन्वर्ट हो पाते हैं। Even the great scientists have reported that their creative breakthrough come at time of mental quietude. बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बोल रखा है कि तभी वो कुछ अच्छा कर पाए हैं जब वो शांति की अवस्था में होते हैं। हलचल में कभी भी कोई क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आते। हमें कहीं ना कहीं स्थिर माइंड होकर उसको विचार करना पड़ता है या फिर वो विचार हमें दिए जाते हैं। The surprising result of a nationwide inquiry among America's most eminent mathematicians, including Einstein, to find out their working methods was that thinking plays only a subordinate part in the brief decisive phase of creative act itself. इवन आर्टिस्ट आइंस्टीन ने भी बताया कि विचार का क्या मतलब है। थिंकिंग सिर्फ वहाँ पे पार्ट, एक सबऑर्डिनेट की तरह पार्ट अदा करती है। जब हम क्रिएटिव कुछ कर रहे होते हैं उसमें उसका डायरेक्ट कोई पार्ट नहीं, वो एक सबऑर्डिनेट की तरीके से काम करती है।
So I would say that the simple reason why the majority of scientists are not creative is not because they don't know how to think, but because they don't know how to stop thinking. यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कुछ ऐसा अनोखा क्यों नहीं कर पाए, कुछ ही लोग क्यों कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने विचारों को रोक नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेजुडाइज हो जाएंगे। जब प्रेजुडाइज हो जाएंगे तो उनकी जो नज़र है वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगी, उतना फोकस नहीं होगी, और जो हमारा इनर से जो एक रनिंग वे में फ्रेश आइडियाज़ आते हैं वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, तो क्रिएटिव कैसे हो पाएगा। It was not though the mind through thinking that the miracle, that is life on the earth or your body, were created and are being sustained. There is cleanly an intelligence at work that is far greater than the mind. It was not through the mind. माइंड के द्वारा या हमारे सोचने से ये जो जीवन का एक अद्भुत आश्चर्य है ये धरती पर नहीं आया है। जीवन धरती पे हमारे विचारों से नहीं आया है, ना हमारी जो बॉडी है ना ये विचारों से बनाई जा सकती है। ठीक है, ये एक इंटेलिजेंस खुद कार्य कर, इंटेलिजेंस एट वर्क है, दैट इज़ फार ग्रेटर देन द माइंड, जो माइंड से बहुत ज़्यादा परे है। ठीक है, यहाँ पे माइंड का कुछ भी काम नहीं है, ये इंटेलिजेंस खुद ही कार्य कर रहा है एक स्पॉन्टेनिटी के साथ में, तब जाके इस तरह का जीवन एक परफेक्ट वे में हमारा जो बॉडी बना है, हमारी जो हमें जो ये लाइफ मिली है, कैसे सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस वे में काम कर रही हैं, कैसे डिटीरियोरेट हो रही हैं, कैसे नई बन रही हैं, कैसे उत्पत्ति होनी है, कैसे जन्म होना है ना, सारी चीज़ें एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रही हैं। ये कोई विचार करके नहीं आई है, ये एक हायर कॉन्शियसनेस खुद ही एक्शन में आती है एकदम, जहाँ उसे कोई रोक नहीं सकता, स्वतः चल रही है जैसे, तभी पॉसिबल है। यानी कि क्रिएटिविटी माइंड के थ्रू कभी भी नहीं आ सकती। क्रिएटिविटी कैसे आएगी? क्रिएटिविटी हमेशा आती है जब भी हम स्टिलनेस की स्टेट में होते हैं। ओके, हाउ कैन अ सिंगल ह्यूमन सेल मेजरिंग 1/1000 of an inch across contain instruction within its DNA that would fill 1000 books of 600 pages each। यहाँ वो इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे एक सिंगल डीएनए में ज़रा सी एक छोटी सी सेल में जो है, जो 1/1000 इंच की है, उसमें डीएनए के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन रखे जाते हैं, जिसको अगर हम खोलना शुरू करेंगे तो 1000 किताबें जिसमें 600 पन्ने होंगे सब में, वो सारा भर सकती हैं। इमेंस इंफॉर्मेशन इज़ फोल्डेड इन द स्मॉलेस्ट साइज इन द डीएनए विद इन द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल। छोटी सी एक सेल में इतना सारा इंफॉर्मेशन का भंडार कैसे आ सकता है। द मोर वी लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ द बॉडी, द मोर वी रियलाइज जस्ट हाउ वास्ट इज़ द इंटेलिजेंस एट वर्क। जब हम अपनी बॉडी के फंक्शनिंग पर, काम क्रियाविधि पर का विचार करना स्टार्ट करेंगे, तब हम बहुत ज़्यादा आश्चर्य से भर जाएंगे कि कैसे ये सब कुछ काम कर रहा है, कितना अद्भुत है ये सब, कितना इसमें इंटेलिजेंस जो यूज़ हुआ है वो कितना बड़े लेवल का है, क्या बात है। और हम अभी कितना कम जानते हैं इस चीज़ के बारे में, ये चीज़ कितना विशाल है, कितना डीप है, अनंत है। When the mind reconnect with that, it becomes a most wonderful tool। जब हमारा जो माइंड है वो इस हायर इंटेलिजेंस के साथ में रिकनेक्ट करता है, तब हम इसको एक वंडरफुल टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये खुद में वंडरफुल टूल नहीं है, खुद में ये सिर्फ एक सबऑर्डिनेट ये तरीके से है जो आपका सहयोग कर सकता है, लेकिन ये आप नहीं हो।
यानी ये जो आपका इनर सेल्फ है वो नहीं है, जो कि सब चीज़ के बियॉन्ड है, जो एक असीम इंटेलिजेंस को समेटे हुए है, जो प्रकृति के थ्रू काम कर रहा है, जिसका अथाह नॉलेज है, जिसको अभी हम लोग बिल्कुल भी 1% भी नहीं समझ पाए हैं। तब हम जब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो हमारा जो इनर सेल्फ है वो इस माइंड को गवर्न कर सकता है, तभी वंडरफुल टूल की तरह यूज़ किया जा सकता है। तब जाके ये कुछ वो अपने से कुछ बड़ा सर्व करने का काम कर सकता है। इट डन सर्व समथिंग ग्रेटर देन इट सेल्फ। जब इस चीज़ को हम समझ जाते हैं, तब जब हमारे इनर सेल्फ के कंट्रोल, हायर कॉन्शियसनेस के कंट्रोल में ये आ जाता है, तब जाके ये कुछ खुद से बड़ा करने की स्थिति में आ सकता है। हेडिंग है इमोशन, द बॉडीज़ रिएक्शन टू योर माइंड। इमोशंस के बारे में अब बात करेंगे कि इमोशंस क्या हैं। इमोशंस हैं हमारा जो शरीर है उसका, हमारे मन ने जो चीज़ें हमारे अंदर पड़ी हुई हैं मन में, उसके अनुरूप रिएक्शन जो हम देते हैं, वो हम व्यक्त कैसे करते हैं, वो हम भावनाओं के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। वॉट अबाउट इमोशंस? आई गेट कॉट अप इन माई इमोशंस मोर देन आई डू इन माई माइंड। मैं ज़्यादातर अपनी भावनाओं में फंस जाता हूँ, जकड़ लिया जाता हूँ, अपने माइंड के थॉट प्रोसेस से ज़्यादा मैं अपनी भावनाओं में फंसा हुआ खुद को महसूस करता हूँ। माइंड इन द वे आई यूज़ द वर्ड इज़ मोस्ट नॉट जस्ट अ थाट। राइटर कह रहे हैं कि यहाँ माइंड शब्द का जैसे मैंने यूज़ किया, वो सिर्फ विचार नहीं है, इसमें आपकी भावनाएं भी आती हैं, आपके सारे अनकॉन्शियस मेंटल इमोशनल रिएक्टिव पैटर्न आते हैं इस माइंड के अंदर है। इमोशंस अराइज एट द प्लेस वेयर माइंड एंड बॉडी मीट। इमोशंस वहाँ पे अराइज करते हैं जहाँ पे माइंड और बॉडी मिलते हैं। इट इज़ द बॉडीज़ रिएक्शन टू योर माइंड। ये बॉडी का जो रिएक्शन है आपके माइंड के लिए वो है। और यू माइट से ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड इन द बॉडी। या आप कह सकते हैं कि आपके माइंड का आपके शरीर पे जो रिफ्लेक्शन आता है वो है इमोशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन अटैक thought or a hostile thought will create a buildup of energy in the body that we call anger। एग्ज़ाम्पल कह रहे हैं, जैसे किसी ने हमारे ऊपर ऐसा कुछ बोला, एक अटैक जैसा किया, और यह विचार ने आके हमारे माइंड पे हिट किया, अटैक थॉट और ए हॉस्टाइल थॉट, या ऐसी थॉट जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उसने हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट किया जाके, तो वो कैसी एनर्जी जनरेट करेगी। वैसे बॉडी में इमोशनल रिएक्शन क्या आएगा, हमें अगर किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, गलत कह दिया, या हमारी जिससे हमारा नुकसान हो सकता है, तो हम उसको एंगर के फॉर्म में रिएक्ट करेंगे। तो जो इमोशंस आएगा वो क्या आएगा, एंगर आएगा। द बॉडी इज़ गेटिंग रेडी टू फाइट। अभी क्या है, क्योंकि हमारे पर अटैक हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन रिटर्न खुद को बचाएंगे। बचाने के लिए हम अगेन अटैक करेंगे, तो बॉडी जो है रिएक्शन हो गई, उसको बॉडी को रेडी होना पड़ेगा फाइट करने के लिए, इसके लिए एंगर ज़रूरी है। थॉट दैट यू आर बीइंग थ्रेटेंड फिजिकली और साइकोलॉजिकली causes the body to contract, and this is the physical side of what we call fear। जब हमको डराया जा रहा है फिज़िकली या मानसिक तौर पे, तो हमारी बॉडी जो है बैक जो कॉन्ट्रैक्शन में जाती है, जो इससे क्या होगा, ये हमें जो रिएक्शन जो दिखाया है ये क्या है, ये एक, इसे हम कहते हैं फियर। दो हो गए, एंगर हो गया, फियर हो गया। रिसर्च हैज़ शोन दैट स्ट्रॉन्ग इमोशंस इवन कास्ट चेंजेस इन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द बॉडी। रिसर्चेस ये बताती हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग इमोशंस होगा वो हमारे शरीर की बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आता है। दीज बायोकेमिकल चेंजेस रिप्रेजेंट द फिज़िकल और मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ इमोशंस। ये जितने भी चेंजेस होते हैं बायोकेमिकल,
ये रिप्रेजेंट करते हैं शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे, जो हमारी भावनाओं के पक्ष को दिखाते हैं। ऑफ कोर्स यू आर नॉट यूजुअली कॉन्शियस ऑफ ऑल योर थॉट पैटर्न। ये निश्चित तौर पे आप सारी अपनी सोचने के तरीक़े के बारे में जानते नहीं हैं। एंड इट इज़ ऑफन ओनली थ्रू वॉचिंग योर इमोशंस दैट यू कैन ब्रिंग देम इनटू द अवेयरनेस। अगर आप उस को ध्यान देना शुरू करेंगे तभी वो आपकी जानकारी में आ सकता है, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे आपके इमोशंस आपको अफेक्ट कर रहे हैं। द मोर यू आर आइडेंटिफाइड विद योर थिंकिंग, जितना ज़्यादा आप अपनी थिंकिंग से खुद को आइडेंटिफाइड करते हैं, अपनी लाइक्स, अपनी डिसलाइक्स, जजमेंट, इंटरप्रिटेशंस, विच इज़ टू से द less present you are at the watching consciousness. The stronger emotional energy charge will be whether you are aware of it or not. जहाँ हम जैसे फिक्स हो जाते हैं कि मेरे सोचने का पैटर्न इस कंडीशन में ऐसा है, मुझे ये पसंद है या मुझे ये पसंद नहीं है, और हम अपने माइंड में एक अपनी इमेज बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से अपनी आसपास के लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें जज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फिर माइंड में जो चीज़ हमने इकट्ठा कर ली है उनसे आइडेंटिफाइड हो रहे हैं, अब उन्हीं के हिसाब से अपने आउटर वर्ल्ड को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा एक पैटर्न सेट हो जाता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे साथ लोगों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, या टीचर हूँ तो मुझे स्टूडेंट्स या लोग ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम दूसरों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा स्पॉन्टेनिटी में आ जाती है कि हमको पता भी नहीं चलता कि हम सर्टेन वे में सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, या प्रेजुडाइज्ड हो रहे हैं, बायस्ड हो रहे हैं, पहले से माइंड में प्रीफिक्स कर ले रहे हैं। तो हम एक नेचुरल वे में काम रेगुलरली कर रहे हैं, हम जितना ज़्यादा फिक्स हो जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम प्रोन हो रहे हैं, अपने अंदर इमोशनल चेंजेस आएंगे। अगर ज़रा सा भी उससे अल्टर्ड हमें कुछ दिखता है, हमारा माइंड हर समय ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस वे में चलता रहता है, फ्री नहीं है, क्योंकि हम एकदम फिक्स हो जाते हैं ना, क्या ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, उसे ऐसे बात करनी चाहिए। तो ये नेचर का पार्ट है। तो हम जैसे चल भी रहे ना, तो ऑटोमेटिक हमारा माइंड उसी पैटर्न पे चलता जाएगा। तो हमें ये इतना आदत में आ जाएगा ना कि हमको पता भी नहीं चलता है कि कैसे वो चीज़ें हमें गवर्न करने लग रही हैं, और इनके विचारों से, इन फिक्स पैटर्न की वजह से कितने तरीके के इमोशंस हर मोमेंट हमारे अंदर आ रहे हैं और हम पे अपना इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, चाहे हम उससे अवेयर हो या ना हो। If you cannot feel your emotions, if you are cut off from them, you will eventually experience them on a purely physical level. अगर आप उन्हें फील नहीं कर पा रहे हैं या आप उनसे कट हो चुके हैं, तो आपको वैसे तो मेंटल लेवल पे नहीं पता चलेगा, लेकिन फिज़िकल लेवल पे ज़रूर पता चलेगा। जैसे कैसे पता चलेगा, कोई डिज़ीज़ आ जाएगी, या कोई सिम्टम हो सकता है, पेन हो सकता है, एनी फिज़िकल मैनिफेस्टेशन। ग्रेट डील हैज़ बीन रिटन अबाउट दिस इन द रिसेंट ईयर, सो वी डोंट नीड टू गो इनटू देयर। इसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर है कि कैसे हमारे विचार हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। अ स्ट्रॉन्ग अनकॉन्शियस इमोशनल पैटर्न में इवेंट मैनिफेस्ट एज एन एक्सटर्नल इवेंट दैट अपीयर टू जस्ट हैपन टू यू। ये चीज़ें इतना हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं कि एक इमोशनल पैटर्न बन जाता है, फिक्स हो जाता है कि हम इतना ज़्यादा उससे रेगुलेट होने लगते हैं कि वो हमारे बाह्य दुनिया में भी फिज़िकल फॉर्म में मैनिफेस्ट होने लगता है। ठीक है, और ऐसे मैनिफेस्ट होता है कि जैसे वो अभी अभी हमारे साथ वो घटना घटी हुई है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, इसी से हम बीमार हो जाते हैं। I have observed that people who carry a lot of anger inside without being aware of it
and without expressing it are more likely to be attacked verbally or even physically by other angry people, and often for no apparent reason. They have a strong emanation of anger that certain people pick up subliminally and that trigger their own latent anger. ये मैंने अक्सर देखा है, जो लोग जो हैं अंदर से जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, जो बहुत एग्रेशन में रहते हैं इंटरनली, उनके सामने ऐसी सिचुएशन आती हैं जैसे कि कोई उन्हें गाली दे रहा है, वर्बली बोल रहा है या फिज़िकली उन पे वो करेगा, या गुस्से वाले पीपल मैं करती हूँ अभी।